नहीं राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन हम दोनों बचपन से सहेलियां रह चुकी हैं। आप मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीन सकती है। हाँ, तुम सबसे सुंदर हो, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे नीचा दिखाकर अपने पति के साथ खुश रह सकती हो? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देखना, तुम्हारा पति मुझसे विवाह करेगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है राजकुमारी? अश्विनी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन राजकुमारी अलीशा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। कुछ समय पहले की बात है। आजमगढ़ राज्य में लीलावती अपनी दो बहुओं, बड़ी बहू अश्विनी और छोटी बहू सुनैना, और अपने दो बेटों, बड़े बेटे कुंदन और छोटे बेटे रमेश के साथ रहती थी। अश्विनी की शादी को 4 साल बीत चुके थे, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। अरे, शादी के पूरे 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक भी संतान नहीं हुई है। तुम्हें तो हमारे घर में रखना ही हम लोगों के लिए भारी हो रहा है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है अगर संतान नहीं हो रही है तो? हाँ। अरे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुम जैसी बहू से मेरा पाला पड़ गया है। एक सुंदर है तो उसके बच्चे नहीं है, और दूसरी के पास धन है तो वो सुंदर नहीं है। अरे, मैंने कौन से कर्म किए थे कि तुम दोनों मेरे पल्ले पड़ गई। घर में बैठी सुनैना ये बात सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ जी मेरी सुंदरता को लेकर इतनी नफरत करेंगी। तभी रमेश कमरे में आ जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, ये तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आता है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमने धन की वजह से तुमसे विवाह कर लिया, नहीं तो तुम हमारी सेविका होने के भी लायक नहीं हो। सुनैना रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी घर में बैठी होती है। तभी कुंदन आता है। जब देखो तब सिर्फ रोती हुई शक्ल बना के रखती हो। अब क्या हो गया? ये शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। देखिए जी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी हमेशा मुझे ही गलत समझती रहती है। अरे माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम सुंदरी हो तो क्या हुआ, हमारी बराबरी में सबकी शादी के बाद 2-3 बच्चे हो गए और हमारा एक भी नहीं। कोई उम्मीद भी नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे भी नफरत है तुमसे, नफरत। कुंदन वहां से चला जाता है। अश्विनी रोते हुए मिट्टी का घड़ा लेकर घर से निकलती है। अरे ओ महारानी, मिट्टी का घड़ा लेकर जा तो रही हो, लेकिन पानी जल्दी लेकर आना, मटर गश्ती मत करने लग जाना। अश्विनी नदी के पास पहुंचती है, जहां पहले से ही सुनैना फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हो गया सुनैना, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माँ जी और उनकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सुंदर है तो आपके बच्चे के लिए ताना सुनना पड़ रहा है आपको, और मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। मेरे विवाह को बस 2 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे पति ने मुझसे कभी ढंग से बात तक नहीं की। वो मेरे इस चेहरे से नफरत करते हैं। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे विवाह क्यों किया? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है सुनैना। आखिर ये दोनों भाई हम दोनों से चाहते क्या है? हम में से कोई भी इनसे खुश नहीं है। दोनों इतना कहकर वहीं पर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अश्विनी और सुनैना परेशान होकर वहां से निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो घर पर वापस आती है, लीलावती उन्हें देखते ही वापस से बरस पड़ती है। आ गई तुम दोनों। तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा था कि एक साथ घर से बाहर नहीं जाओगी। आखिर तुम दोनों समझती क्या हो अपने आप को? माँ जी बस करिए, आप हर वक्त हम दोनों को ताना देती रहती है। क्या हम दोनों अपनी मर्जी से 2 पल चैन की सांस भी नहीं ले सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें चैन की सांस लेनी है तो अपने भाई भाभी के पास जाओ। यहाँ चैन की सांस नहीं मिलेगी तुम दोनों का। हाँ,
बढ़िया ही चैन की सांस लेनी है। ठीक है माँ जी, आप रोज यही कहती हैं तो ठीक है। आज मैं अपने भाई भाभी के पास चली ही जाती हूँ। अश्विनी इतना कहकर वहां से चली जाती है। अगर तुम्हें भी जाना है सुनैना बहू, तो तुम भी जा सकती हो। मैं तुम दोनों को यहाँ रखने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। सुनैना कुछ नहीं कहती और सर झुकाकर घर के अंदर चली जाती है। वहीं अश्विनी परेशान होकर जैसे ही अपने मायके पहुंचती है, उसकी माँ भी सुगंधा उसे देखते ही मुंह बना लेती है। ये क्या अश्विनी, तुम यहाँ, वो भी अकेले? दामाद जी कहाँ है? भाभी, वो मुझे कभी भी खुश नहीं रखते। मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। उन्होंने और माँ जी ने मुझे हर वक्त घर से जाने की धमकी दी है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। अरे, तुम ठीक तो हो ना? तुम समझती क्या हो? तुम्हारे भाई यहाँ के सेठ नहीं है जो हम तुम्हें यहाँ पर बैठा कर खिलाएंगे। हम लोग खुद ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। नहीं भाभी, ऐसा मत करिए। आप मुझे बस 2-3 दिन रहने दीजिए, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कहा ना अश्विनी, तुम्हारे भाई काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए हैं। उन्हें कई दिनों से काम नहीं मिला है। हम ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। अब जाओ यहाँ से और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। सुगंधा इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। अश्विनी बहुत परेशान हो जाती है। आसपास के लोग तमाशा देखते हैं पर कोई आगे नहीं आता। जब माँ पिताजी इस दुनिया में ना रहे तो कोई किसी का नहीं होता। अश्विनी उदास होकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। उसे देखते ही लीलावती जोर जोर से हंसने लगती है। आ गई आखिर मेरे पास। मैं जानती थी कि हमारे सिवा तुम जैसे बोझ को कोई नहीं रखने वाला। वो तो शुक्र मानो मेरा और मेरे बेटे का कि तुम्हें अभी भी अपने घर में रख रहे हैं हम लोग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई भाभी मुझे 2 दिन के लिए भी नहीं रख पाएंगे। हाँ, आ तो गई हो, लेकिन अब से मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती हो। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर अश्विनी आंखों में आंसू लिए घर के अंदर चली जाती है। दिन बीतते हैं और दोनों बहुओं की परेशानियां हर दिन बढ़ती जाती हैं। इन दोनों को कुछ भी कहो, पर अब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ नई चाल चलनी होगी। आप देखो मैं इन दोनों के साथ क्या करती हूँ। तभी लीलावती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, अरे राम, मेरी कमर का क्या हाल हो गया है। हाय रे हाय मेरी कमर। कुंदन भागकर अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? क्या बताऊं बेटा, तू इन दोनों को परेशान करता है, इसलिए ये दोनों दिन भर मुझसे जानवरों की तरह काम करवाती रहती है। अरे मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ तो भी ये दोनों मुझे उल्टा जवाब देती है कि मुझे घर से निकाल देंगी। क्या इन दोनों की इतनी हिम्मत जो मेरी माँ से काम करवाएं? अब देखो मैं क्या करता हूँ। रमेश और कुंदन दोनों गुस्से में घर के अंदर जाते हैं। अश्विनी, अश्विनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम करवाने की? जी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने माँ जी से कुछ काम नहीं करवाया। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ से बदला ले रही हो, लेकिन ध्यान रहे अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो देखो मैं क्या करूँगा। कुंदन और रमेश दोनों अपनी पत्नियों को बुरी तरह से डांटकर वहां से चले जाते हैं। आखिर माँ जी हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? लीलावती दूर खड़ी देखकर ये सब कुछ मुस्कुराती है।
सास बनना है तो मुझसे सीखो। हाँ। लीलावती वहां से चली जाती है। एक दिन अश्विनी मिट्टी का घड़ा लेकर तालाब के किनारे जा रही होती है। तभी गांव का महेश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से। देखो अश्विनी, मैं जानता हूँ तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता और सास भी तुम्हें बहुत परेशान करती है। मैं तुम्हें हर वक्त रोते और उदास देखता हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति और सास मेरे साथ कुछ भी करे, पर वो मेरे अपने हैं। तुम बीच में मत बोलो, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से। अश्विनी वहां से चली जाती है। महेश गुस्से में भर जाता है। मैंने सोचा था इस पर तरस खाकर बात करूंगा तो ये मान जाएगी, पर इसने मुझे ठुकरा दिया। अब देखो अश्विनी, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। महेश सीधा लीलावती के पास जाता है। क्या बात है महेश, यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? कहो, क्या बात है? अरे लीलावती, क्या बताऊं, आपकी बड़ी बहू अश्विनी ये मुझ पर डोरे डाल रही है। वो कहती है कि मैं उससे विवाह कर लूं। अरे आप ही बताइए, वो विवाहित है और आप जैसे इज्जतदार घर की बहू है, मैं उसे कैसे अपना सकता हूँ? क्या सच में? सच में उसने ऐसा कहा? हाँ, मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा, सोचा आपको बता दूं। अब मैं चलता हूँ। महेश वहां से चला जाता है और लीलावती के मन में जहर घुल जाता है। तभी अश्विनी पानी लेकर आती है। आ गई महारानी, और बताओ तुम कितना मटक मटक करके आती हो? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? इतने में कुंदन वहां पर आ जाता है। क्या हुआ माँ? बेटा, ये तो हमारी नाक कटवाने पर तुली हुई है। ये किसी और लड़के से विवाह करना चाहती है। बताओ, हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी? अश्विनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। ठीक है, अगर तुम दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अब मैं भी दूसरा विवाह करूंगा। वैसे भी मैं पिता नहीं बन पा रहा हूं और किसी तरह तुम्हारे साथ जीवन कट रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं माँ जी, मेरी बात पर यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे महेश से अपने दिल की बात कहते हुए। तभी पीछे से रमेश भी आ जाता है और सारी बातें सुनकर बोलने लगता है। ठीक है, तो मैं भी दूसरा विवाह करूंगा। मैं भी अब उस सुनैना के साथ नहीं रह सकता। भले ही उससे मुझे धन मिला हो, पर मैं उससे प्रेम नहीं करता। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम दोनों मेरी पसंद की बहुएं ले आओ और इन दोनों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। पीछे से सुनैना भी आ जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप लोग, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अब तुम लोग देखना, जैसे ही मैं अपनी नई पत्नी को लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहाँ से बाहर चली जाओगी। चलो रमेश, अब अपने लिए नई दुल्हन ढूंढते हैं। दोनों भाई वहां से निकलकर गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वो राजमहल चलो। राजकुमारी एक गांव के ईमानदार और मेहनती लड़के से विवाह करना चाहती हैं। सुनो सुनो सुनो। अरे रमेश, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। चलो राजमहल चलते हैं। अगर राजकुमारी ने हमसे विवाह कर लिया तो हम इस राज्य के राजा बन जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम दोनों में से कोई एक भी अगर राजकुमारी को पसंद आ गया तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी।
फिर दोनों भाई राजमहल पहुंचते हैं। तुम दोनों कौन हो? क्या तुम दोनों मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ राजकुमारी, आपकी घोषणा सुनकर हम यहाँ आए हैं। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तुम दोनों दिखने में अच्छे हो, लेकिन कुंदन, मुझे तुम पसंद हो। क्या सच में राजकुमारी? मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, और बहुत जल्द हम विवाह कर लेंगे। ठीक है राजकुमारी, पर मैं बता दूं कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। फिर आप मुझे पति के रूप में अपनाने के लिए कैसे तैयार हो गईं? क्योंकि मुझे गांव का सीधा साधा आदमी पसंद है। मैं बहुत से राजकुमारों से विवाह कर सकती थी, पर मुझे महलों में नहीं रहना है। मुझे विवाह के बाद 1 महीने तुम्हारे घर में रहना है। तुम विवाहित हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक सुंदर युवक चाहिए, और तुम्हारी सुंदरता किसी राजकुमार से कम नहीं है। तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है राजकुमारी। मेरी पत्नी आपकी तरह सुंदर नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो कल ही हम गुप्त तरीके से विवाह करेंगे, ताकि किसी को भनक ना लगे। मैं ये विवाह सादगी से करना चाहती हूँ। विवाह के बाद मुझे 1 महीना तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना है। हाँ हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं। चलो रमेश, चलते हैं। फिर दोनों भाई वापस घर आ जाते हैं। कुंदन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। क्या हो गया बेटा, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? माँ, खुश हो जा माँ, खुश हो जा। अब तो तू इस राज्य की महारानी बनने वाली है, क्योंकि राजकुमारी ने मुझे पसंद कर लिया है और वो मुझसे विवाह करना चाहती हैं। क्या सच में? अब तो मैं महारानी बनकर जीऊंगी। मेरा सयाना बेटा। लीलावती हंस रही होती है। तभी घर के अंदर खड़ी अश्विनी ये सारी बातें सुन लेती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, राजकुमारी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे राजकुमारी के पास जाना होगा। फिर अश्विनी वहां से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होती हुई वो जा रही थी। तभी राजकुमारी अलीशा नदी किनारे पहले से ही बैठी होती है। अश्विनी उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं? आप मेरे पति से विवाह नहीं कर सकती। अश्विनी, तुमने क्या सोचा था कि तुम सुंदर हो तो तुम अपने पति के साथ खुश रह सकती हो? अरे, तुम भले ही मेरे यहाँ बचपन में दासी की बेटी बनकर आती थी और हम दोनों ने साथ में भी खेला है, लेकिन आप और नहीं। ऐसा मत करिए राजकुमारी, मेरे पास मेरे पति के सिवा कुछ भी नहीं है, और आपके पास तो राजपाट, सैनिक, धन दौलत सब कुछ है। अब कुछ नहीं होगा। मैंने जो सोचा है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि तुमसे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमारी अलीशा वहां से चली जाती है और अश्विनी वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह होते ही राजकुमारी और कुंदन का विवाह धूमधाम से हो जाता है। विवाह के बाद राजकुमारी अलीशा कुंदन के साथ नदी किनारे उसके घर में आ जाती है। ये नदी किनारे वाला घर कितना खूबसूरत है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया कुंदन। राजकुमारी, हम तो अभी यहाँ 1 महीने रहने वाले हैं। उसके बाद तो हम राजमहल में रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं। लीलावती अपनी राजकुमारी बहू को देखकर भागकर आती है। राजकुमारी, मेरी बहू, ये सारा घर आप ही का है, और ये मेरी दोनों बहुएं अब से आपकी सेविका रहेंगी। आपको जो कुछ भी चाहिए ये सब कुछ आपको देंगी। माँ जी, आप मुझे राजकुमारी मत कहिए, मैं आपकी बहू हूँ, तो आप मुझे सीधे बहू बोल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि
राजकुमारी की सेवा करने लगती है। तभी अचानक एक दिन राजकुमारी अलीशा बैठी होती है। माँ जी, जरा इधर आइए और मेरे पैर दबा दीजिए। ये क्या कह रही हो बहू? अरे, भले ही तुम राजकुमारी हो, पर तुम मुझसे पैर नहीं दबा सकती। आखिर मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। अगर आपने मेरे पैर नहीं दबाए तो अब देखो मैं क्या करती हूँ आपके साथ। आप सबको ऐसी जगह ले जाकर डाल दूंगी जहाँ से कभी भी आप वापस नहीं आ पाएंगी। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो बहू? रुको, मैं अभी अपने बेटे को बुलाकर लेकर आती हूँ। अरे कुंदन, बेटा जल्दी से यहाँ पर आ। कुंदन भागकर वहाँ पर आता है। क्या हो गया माँ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। देखना बेटा, ये राजकुमारी मुझे अपने पैर दबाने के लिए कह रही है। क्या हो गया राजकुमारी? आप हमारी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। तुमने क्या सोचा था? मैं यहाँ तुम लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए आई हूँ। मैं तो तुम लोगों को नर्क वाला जीवन दिखाने के लिए आई थी। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ से तुम सब इस घर में आने के लिए तरस जाओगे। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और जो मैं कहती हूँ वो करो। राजकुमारी के ये तेवर देखते ही लीलावती, कुंदन और रमेश तीनों थर-थर कांपने लगे। राजकुमारी अलीशा के कहने के मुताबिक वे सारे काम करते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तीनों के हाल बेहाल हो जाते हैं। दूर खड़ी सुनैना ये सारा दृश्य देख रही होती है। राजकुमारी बिल्कुल सही कर रही है। इन तीनों के साथ अगर अश्विनी दीदी यहाँ होती तो ये सब कुछ देखकर कितना खुश होती। वहीं दूसरी तरफ थकी हारी लीलावती अपने बेटों से बात करती है। अरे कुंदन बेटा, मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। राजकुमारी की गुलामी भी करते करते मैं थक गई हूँ। अब हम क्या करें बेटा? माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने तो राजकुमारी को सीधी साधी समझा था, लेकिन ये तो हमारे ऊपर उल्टा ही पड़ गया। हाँ, हमें तो अब शर्म आ रही है कि हमने क्या क्या किया। मैं सोच रही हूँ कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। जब राजकुमारी यहाँ से चली जाएगी तब हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। जैसे ही वे तीनों भागने की कोशिश करते हैं, सामने सुनैना आकर खड़ी हो जाती है। आप तीनों कहीं नहीं जा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हटो हमारे रास्ते से। राजकुमारी ने मुझे कहा है कि उनकी गैर हाजिरी में मैं आप लोगों पर नजर रखूं। आप लोगों को जो काम राजकुमारी ने दिया है उसे खत्म करना ही होगा। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राजकुमारी ने कैसा काम दिया है? राजकुमारी ने आप लोगों को इस नदी का पानी साफ करने के लिए बोला है। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम तीनों इतनी बड़ी नदी का पानी कैसे साफ कर पाएंगे? देखिए माँ जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने भी एक बार हम दोनों को नदी का पानी साफ करने के लिए बोला था। हम लोगों ने तो 2 दिनों तक लगातार आसपास का सारा कचरा साफ किया था। इसलिए अब आपकी भी बारी है, आपको भी यही करना होगा। राजकुमारी आप लोगों के लिए भले ही काल बनकर आई हो, पर मेरे लिए तो वो देवी बनकर आई है। वो आप लोगों को उनकी गलती का एहसास करवा रही है जो आपने हमारे साथ की थी। ये बात सुनते ही तीनों सन्न रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी एक झोपड़ी में बैठी होती है और सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है। बेटी, तुमने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल गलत था। अब देखो, तुम खुद को थोड़ा ठीक महसूस कर रही हो। बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। यही तो जिंदगी का खेल है बेटी। हमें जिंदगी से इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी राजकुमारी अलीशा वहाँ पर आ जाती है। आप क्या बचा है राजकुमारी? आप यहाँ पर क्यों आई है? चली जाइए यहाँ से। आपने तो मेरा घर उजाड़ दिया। आप क्या यहाँ पर क्या देखने आई है कि मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ? अश्विनी की बात सुनकर अलीशा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अब आप क्यों रो रही हैं?
आपको तो खुश होना चाहिए। आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मेरे जीने की उम्मीद भी छीन ली। मुझे माफ कर दो अश्विनी, मैंने ये सब एक नाटक किया था। मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ और तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ स्वयं रचा था। ये सुनते ही अश्विनी के होश उड़ जाते हैं। एक राजकुमारी होकर विवाह का नाटक, सब गुड्डे गुड्डी का खेल लग रहा है आपको। नहीं नहीं, ये खेल नहीं है। एक दिन जब मैं राजमहल से खुशी खुशी तुमसे मिलने आ रही थी, तब मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को तुम्हें जलील करते हुए देखा। तब मुझसे रहा नहीं गया। कई दिनों तक मैंने तुम पर नजर रखी और तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे लगा कि उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें भी उस दर्द का अनुभव होना चाहिए जो तुम सहती हो। ये विवाह बस एक झूठा नाटक था। न वहां पर पंडित असली था और न ही कोई मंत्र। अश्विनी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो भागकर राजकुमारी अलीशा को गले लग जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे लिए इतना सोच सकती है। बचपन में हम साथ खेलते थे, पर मैंने सोचा था कि राजकुमारी होने के बाद आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगी, इसलिए मैंने महल आना जाना बंद कर दिया। लेकिन आपने तो सगी बहन से ज्यादा अपना फर्ज निभाया है। अब चलो, उन लोगों को उनकी आखिरी गलती का एहसास कराने का वक्त आ गया है। राजकुमारी, जैसा आपने कहा था, मैंने इसे सही सलामत यहाँ रखा। मेरा कार्य पूरा हुआ। क्या यह आपका आदमी था राजकुमारी? हाँ, मैंने इन्हें तुम्हारी देखभाल के लिए रखा था। अब चलो, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। अलीशा अश्विनी को लेकर वापस घर आ जाती है, जहाँ तीनों नदी का पानी साफ कर रहे होते हैं। बस, बहुत हो गया। अब तुम तीनों बाहर आ सकते हो। तीनों थके हारे बाहर आते हैं और राजकुमारी को देखते ही लीलावती गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने ये सब कुछ अपनी बहुओं से करवाया था। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही थी? छोड़ दीजिए, ये सब कुछ मैं कर दूंगी। तभी राजकुमारी अलीशा सारा सच बता देती है। सच सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। राजकुमारी, क्या ये सब एक नाटक था? हाँ, ये सब कुछ नाटक था। राजकुमारी मेरी बचपन की सहेली है और आज मेरे भले के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, ताकि आप सबको सच का पता चल सके। मुझे माफ कर दो अश्विनी। जब राजकुमारी ने मेरे साथ वैसा कठोर व्यवहार किया, तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने कितना कुछ सहा होगा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। हाँ सुनैना, हमें भी माफ कर दो। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दो सुनैना। राजकुमारी, हमने जो गलतियां की थी वे अब हम कभी भी नहीं करेंगे। आज से ये दोनों हमारी बहू नहीं बल्कि बेटियां बनकर रहेगी। हाँ, यही होना चाहिए। अब जब तुम सबको अपनी गलती का एहसास है, तो मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा कार्य पूरा हुआ। राजकुमारी अलीशा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। उस दिन के बाद लीलावती अपने बेटों और बहुओं के साथ